हाल ही में बिहार में चुनाव शुरू है और चुनाव में गौवंश संवर्धन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और गौवंश रक्षा की बात करना, किसी के मुख से यह निकलता है कि मेरे मुंह से कहीं शैतान तो नहीं बोल दिया करके। अनायास ये संयोग है कि हमारे नागपुर में गुजरात के गोंदल गांव के एक किसान रमेश भाई रूपारेलिया, जो गौ संवर्धन के विषय को लेकर के अनुसंधान कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वे आज नागपुर किसी अति आवश्यक कार्य से आए हैं। आज वे हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत इस स्टूडियो में करता हूं। रमेश भाई नमस्कार। रमेश भाई, आप किस प्रकार का कार्य गुजरात में कर रहे हैं गौ संवर्धन को लेकर के, कृपया आप हमारे नागपुर नागरिकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो आज के ज़माने में ये बन गया है कि गौ संवर्धन असल में तो मूल हमारे सांस्कृतिक पारिवारिक काम है जो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम किसानों का कर्तव्य है देश के प्रति ये करना। ये कोई मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के युग में जहाँ अज्ञानता हो गई, गाय के बारे में अज्ञानता हो गई, तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया, बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। आजकल कोई भी लोग मीडिया में छाए रहने के लिए गाय और गाय हत्या के बारे में, गौ मांस के बारे में कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। असल में तो यदि इनके सामने हम बैठ जाए तो उसको पसीना छूट जाएगा। गाय क्या है, गाय के बारे में बोलना, गाय को समझना। मैं तो 100% 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग मीडिया में आने के लिए बोलते हैं ना, उसको गाय के बारे में जीरो ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। कभी कोई बोल देता है कि गाय का मांस हमारे ऋषि मुनियों खाते थे। इन बेवकूफ़ और गधों को ये पता होना चाहिए कि गाय क्या है। असल में तो उसको ये पता ही नहीं है। और खुद गौपालन से जुड़े, उसके परंपरागत वंशज सब गौपालन से जुड़े। और आज से पहले जो हमारा एजुकेशन अंग्रेजी हुआ, उनसे पहले गाय के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था से लेके पूरी व्यवस्था थी जब ऋषि मुनियों पढ़ाते थे तब। हाँ, विनोबा जी ने भी एक पुस्तक लिखी है, गौ अर्थशास्त्र। हाँ। सर्वोदय विचारधारा को लेकर के विनोबा भावे जी ने भी पुस्तक लिखी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौ के आधार पर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी होनी चाहिए। हाँ। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, यह बात कहते थे। आपकी दृष्टि से गौ संवर्धन और मानव संवर्धन, इसका संयोग कैसा है? देखो, गौ संवर्धन एक मूल विषय है। गौ संवर्धन से सारा संवर्धन जुड़ा हुआ है। गौ संवर्धन से प्रकृति संवर्धन, गौ संवर्धन से मनुष्य संवर्धन, गौ संवर्धन से कृषि संवर्धन, गौ संवर्धन से वनस्पति संवर्धन। ये सारी बात हमारे अथर्ववेद में ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले क्लियर कर दी है। आज A1 और A2 की बात जब अमेरिका करता है तब पूरा भारत जाग जाता है, पूरा वर्ल्ड जाग जाता है। वही बात हमारे चरक ऋषि ने चरक संहिता में लाखों साल पहले लिखी हुई है। और वो उसको आप कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान प्रमाणित कर सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए बोल दूं कि जिसको एलर्जी रहती है, सर्दी रहती है, उसको रोज़ सुबह 1 गिलास देसी गाय की मोरी, खट्टी ना हो ऐसी फ्रेश छाछ, उसके अंदर 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच सिंधो काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सिंधो नमक, ये डाल के 10 दिन सिर्फ सुबह पिए। आगे पीछे 1 घंटा कुछ नहीं लेना है। 10 दिन पीने में उसको 1 साल तक सर्दी नहीं होगी। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आप प्रमाणित तथ्य है, प्रमाणित कर सकता हूँ। अभी कोई भी किसी भी इंसान में प्रयोग कर सकता। तो ये कहने का मेरा ये है कि आपने जो पूछा गाय का मनुष्य संवर्धन में क्या रोल है, तो मनुष्य प्राणवान तेजस्वी कब पैदा होते हैं? मनुष्य के बच्चे तेजस्वी कब पैदा होते हैं? तब होते हैं कि जब उन माता को गर्भावस्था के दरमियान एक फल घृत नाम का घी बनता है। चरक ऋषि की चरक संहिता के अनुरूप उसमें 60 प्रकार के फल के रस होते हैं। वो घी उस माता को गर्भावस्था दरमियान हर महीना 100 ग्राम देना है। वो जिनको 9 महीना तक मतलब 900 ग्राम ही देना है। ज़्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बहुत हो गया। यदि इसी प्रयोग से मनुष्य का मतलब किसी भी माता बच्चे को जन्म देती है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बच्चे को जीवन में कभी टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, जीवन पर्याप्त। उसको आँख के नंबर नहीं आएंगे,
उसको समय से पहले सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। वो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले लिख के दिया है। तो इसी प्रकार से मनुष्य संवर्धन में गौ का महत्व है। पहले हम लोग देखते थे कि हर परिवार में कम से कम एक गाय हुआ करते थे। आज धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ गया। शहरीकरण बढ़ने के कारण शहरों में तो गौ माता की संख्या बड़े प्रमाण में कम हो गई। देहातों से भी बड़े प्रमाण में बूचड़खानों में गाय बिक्री के लिए जा रही है। ऐसी अवस्था में गौ संवर्धन के दृष्टि से आप जो प्रयास कर रहे हैं यह अनुकरणीय तो है। सरकार की आपसे क्या अपेक्षा है कि सरकार की भूमिका इस विषय को लेकर के क्या होनी चाहिए? देखो, सरकार की भूमिका गौ बचाने में एक रोल है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के लोग, मतलब उसमें हम कोई हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी लोग हैं वो संपूर्ण लोग का आरोग्य का मूल है। बात वहाँ पे अटकी है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है इस्तेमाल कैसे किया जाए। गौमूत्र का इस्तेमाल, गोबर का इस्तेमाल, गोबर की भस्म का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल का तरीका नहीं है। इसी वजह से एक तो गाय नष्ट होती जा रही है। दूसरी वजह यह है कि जो लोग, हमारा एजुकेशन है उसके अंदर कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। गाय और प्रकृति के, गाय गौ संवर्धन का आज आप कहीं पर भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी एजुकेशन का पार्ट ले लो, उसमें मनुष्य संवर्धन का कुछ एक भी पॉइंट नहीं है, प्रकृति संवर्धन का एक भी पॉइंट नहीं है, मनुष्य संवर्धन का एक भी पॉइंट नहीं है, गौ संवर्धन का एक ही पॉइंट नहीं है। ये 4 पॉइंट जो है उसी से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है। गौ संवर्धन से प्रकृति संवर्धन, हाँ। ये आपने व्यक्तिगत रूप में अपनाया है। हाँ। आपने पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती की है, लाखों लोगों को और गौमय पदार्थों से ही आपने इस खेती को जन्म दिया है। गत 20 वर्षों से आप यह कार्य को कर रहे हैं। हमारे विदर्भ में बड़े प्रमाण में किसानों की आत्महत्या हो रही है जी। क्या उस दृष्टि से अगर ऑर्गेनिक खेती की ओर और गौ संवर्धन के दृष्टि से खेती की ओर किसान प्रवृत्त हो, हाँ। तो क्या हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज महाराष्ट्र में हल्दी होती है, ठीक है, और हमारे गुजरात में नहीं होती थी हल्दी। मैंने करीब 9 साल से कॉटन नहीं लगाया, बीटी कॉटन खेत में नहीं लगाया, फिर भी मेरी आमदनी बहुत होती है। लेकिन उसको पार्ट में हम बात करेंगे। अभी जो आपका प्रश्न है उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि विदर्भ में किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए और कैसे जानकारी दी जाए कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, उसका मूल बिल्कुल गाय है। अब महाराष्ट्र में तो हल्दी बहुत लगती है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए हमारी हल्दी की बात कर देता हूँ। मेरी हल्दी आज हुई 150 दिन की, ठीक है, 150 दिन की हुई। उसमें हम लोगों ने मात्र गोबर का भस्म, मतलब हमारे घर में जो रोटी बनती है गाय के गोबर से ही बनती है चूल्हे में, तो उसकी राख हम कलेक्शन कर लिया। मैंने सुना और एनालिसिस भी देखा है कि गाय के गोबर के भस्म के अंदर 42% ऑक्सीजन है, साइंटिस्ट प्रमाणित हुआ है। कैल्शियम है 7% और 16% फॉस्फोरस है, ठीक है। तो मैंने इसका प्रयोग किया, गौमूत्र के साथ हल्दी पिलाई। 1 एकड़ में 100 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर का भस्म की राख, ऊपर से स्प्रे किया। वो मेरा यूट्यूब में वीडियो है। 1 लीटर, एक स्प्रे पंप में 1 लीटर गौमूत्र और 100 ग्राम गोबर की भस्म। तो उसको चलते हुए आज मेरी हल्दी 6 फीट की हो गई। अच्छा। 150 दिन में 6 फीट की, और इतनी ग्रीनरी है कि मैं दुनिया के केमिकल वालों को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, मेरी गौ माता की आशीर्वाद से। और मेरी गौ माता ही चैलेंज करती है कि यदि उसमें कोई केमिकल प्रमाणित कर दे, ठीक है, या तो 150 दिन में इतनी हाइट और इतनी ग्रीनरी कर दे और इतने खर्चे में, तो मैं पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दूंगा। या तो फिर वो लोग बोले केमिकल वाले कि ये इनको समर्पित हो जाए गौ माता को, कि गाय ही सर्व केमिकल का मूल है। गाय के गौमूत्र में जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सल्फेट है, मैग्नीशियम, एमोनियम, गोल्ड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब पदार्थ मेरे पास प्रमाणित है, एनालिसिस के रिपोर्ट है। तो इन चीज़ों से यदि किसान खेती करना चालू कर दे तो आपका मूल रूप से कहना यह है कि हम जो रासायनिक खतों का उपयोग करते हैं, हाँ। उस रासायनिक खतों के उपयोग की जगह अगर हम
गोमूत्र का, गोबर का, इसका उपयोग करें तो वो सारे रसायन हमें मिल जाते हैं, प्रकृति प्रदत्त रसायन मिल जाते हैं जिनसे इनकी आवश्यकता नहीं। आपका क्या अनुभव रहा? आज से 20 वर्ष पहले आपने जिस समय केमिकल का उपयोग करते थे, उस समय की खेती और 20 वर्ष बाद की आज की खेती में आपको क्या फर्क दिखता है? बहुत अंतर है। आज देखो, मेरा उस समय में 97 मतलब 97,000 का केमिकल यूज होता था, फर्टिलाइजर। वही खेत में, वही इंसान, वही जगह में आज 1 रुपये का गारंटी से केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करता है। तो उस रेट में 1 लाख का था, तो आज की रेट में 4 लाख का हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास 60 गौमाता ऐसी है कि जिसका ओरिजिनल प्योर जेनेटिकली गिर है, दिन का 30 लीटर तक का दूध है। ऐसी मतलब 15 लीटर दिन का, वहाँ से लेकर 30 लीटर तक दिन का है। एक गाय 18 बच्चा देगी अभी। अच्छा, इतनी सीनियर। उसका नाम है नचिता। उसका पूरा पेडिग्री रिकॉर्ड है, 300 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास कि इसकी माँ, इसकी माँ। कहने का मूल अपनी बात वहाँ थी कि यदि किसान गौमाता के बारे में जानकारी ले ले, इसी प्रयोग को आप विदर्भ के किसान करे, गोमूत्र और गोबर की भस्म से यदि हल्दी 6 फीट की होती है तो उसको दिक्कत क्या है करने में। और गाय जब घर में रहेगी तो दूसरा फायदा ये हुआ कि उसका गोमूत्र, उसका दूध, दही, घी, छाछ घर में यूज होगा, तो बच्चे अपने आप प्राणवान और तेजस्वी हो जाएंगे। आज के इस दौड़ भाग के युग में उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए दुग्ध से दुग्धजन्य पदार्थ जो बनाने की प्रक्रिया है वो बदल गई। हमारी पुरानी पारंपरिक प्रथा में और नई प्रथा में जो अंतर आया है, इसका क्या शरीर पर दुष्परिणाम होता है इसके सेवन से? एक तो पहले आपके पॉइंट का मैं पॉजिटिव जवाब दे देता हूँ। आपने जो बोले, आप बोले कि केमिकल के यूज से दुगना उत्पादन हो गया। एक तो वो हमारी मान्यता बन गई है, मैं साबित कर देता हूँ। मेरी हल्दी 1 एकड़ से 4 या 5 लाख की होगी, ठीक है, तो आपकी बात वहाँ निकल गई, वो गलत है। वो तो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में फंसाया गया है इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी बिक्री करने के लिए कि हमारा ये यूज करो आपका दुगना हो जाएगा। हमारा ये बात को हम छोड़ देते हैं, किसी का हाँ भ्रम फैलाया गया, ठीक है। यदि वो उसमें हम चैलेंज करते हैं ना, यदि वो कोई प्रमाणित कर दे तो हम उसके जीवन, हमारा पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो एक किसानों ने रासायनिक खत का उपयोग करके गोमूत्र, गोबर, गोबर की राख इसका उपयोग किया, तो बगैर किसी समस्या के हम किसानी की सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज केमिकल वाली हल्दी है, वो जब 150 रुपया किलो बिक्री होती है, तब हमारी हल्दी 200 रुपया किलो बिक्री होती है। अच्छा, बाजार में भी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो 25% वो भी फायदा हो गया। ये बड़े प्रमाण में शहरों में जब गोवंश कटने के लिए आता है, बूचड़खानों में जाता है, तो लोग अड़चन यह बताते हैं कि वे जो गाय हैं, ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कहावत है कि गाय बाकड़ी हो गई, यानी अब वंश वृद्धि के लायक उसका शरीर नहीं बचा। इस प्रकार का शब्द वापरा जाता है। क्या उस अवस्था में भी गो अर्थ विज्ञान के हिसाब से तो गोवंश हमारे काम का है, आर्थिक दृष्टि से भी काम का है? बिल्कुल है। तो थोड़ा जनता को आपके माध्यम से यह जानकारी भी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। आज मैं गोमाता की कसम से कह रहा हूँ कि मैं दूध नहीं बेचता हूँ। अच्छा, दूध बेचता ही नहीं हूँ। दूध पे मैंने कभी दृष्टि डाली ही नहीं है। बच्चों को जितना पीना है उतना पिला के फिर हटा के फिर ले लेते हैं। मैं घी बेचता हूँ, घर पे औरतें आती है, छाछ बेचता हूँ, फ्री तो कुछ नहीं देता। कोई यदि घर पे बोले कि आपके खेत से गौशाला से गौमूत्र लाए तो उसका भी मैं 10 रुपया ले लेता हूँ। फ्री तो कुछ नहीं देता, एक बात। दूसरी बात कि हमें दृष्टि उसके ऊपर वहां रखनी है कि जहां हम खेत में केमिकल साल का कितना यूज करते हैं। समझ लो कि 50,000 का, 1 लाख का, कोई भी 1 लाख से नीचे नहीं होगा आज का किसान। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो 1 लाख का गाय खा नहीं जाएगी। आपका सब वहां क्लियर हो गया ना हिसाब। तो सबसे बड़ा फायदा ये है किसानों को कि आज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे 12, 13 साल के बच्चे हो गए। मैं गोमाता की कसम से कहता हूँ कि कभी मेरा कोई अस्पताल में मेरे बच्चों का नाम कोई निकाल दे कोई भी रजिस्टर में, तो मैं उनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। 1 गाय 2 गाय जो मांगेगा वो दूंगा, कोई भी अस्पताल में, कहीं पर भी, हमारे शहर में, बाहर के शहर में। और 20 साल तक मुझे बुखार नहीं हुआ है। कोई ये भी बताए कि आपको एक बार बुखार हुआ था तो मैं उसके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा।
तो ये किसानों को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके घर से साल में मेडिकल के लिए कितना जाता है। ये भी एक हिस्सा ही बन गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रकृति संवर्धन के साथ साथ मानव संवर्धन भी गौ सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये तो इसमें स्वास्थ्य में खराबी ना होने का कारण मूल रूप से यह है कि हम गौवंश से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। उसका एग्जाम्पल आप सीधा देख लीजिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में कैंसर की ट्रेन चलती है, सबसे ज्यादा डीएपी हरियाणा में, सबसे पहले कहाँ आया? हरियाणा में। सीधी सी बात है। लेकिन उसको कोई प्रमाणित करके सामने नहीं रखता है, किसानों के सामने, लोगों के सामने। क्यों नहीं रखता है? सब बिके हुए हैं। यदि वो रख देते हैं तो केमिकल बिक्री बंद हो जाएगी। एक विषय और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या वृद्धि हुई है, उतनी ही तेजी के साथ में गौवंश की कमी भी हुई है। और गौवंश की कमी में देशी नस्लों की गायें बड़े प्रमाण में कम हुई है। कई प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर आकर के खड़े हो गई है। ऐसी अवस्था में सरकारों ने ऐसा निर्णय लिया कि भाई एक सफेद क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, जिसको हमने दुग्ध की क्रांति के रूप में देखते हैं करके। गुजरात तो इसमें अग्रगण्य रहा। आपका आनंद पूरे देश के लिए एक प्रयोग है, वो एक प्रयोग है और एक दिशा निर्देश देने वाला अनुकरणीय प्रयोग भी है करके। और ये जो श्वेत क्रांति की बात होती है तो इसमें बड़े प्रमाण में विदेशी नस्लों के गायों को पालने की बात होती है, जिससे हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सके डेयरी फार्म में। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर के? उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो बनती है वो लोग बनाते हैं कि जिसने कभी जिंदगी में गाय से हाथ नहीं डाला, गाय के ऊपर हाथ नहीं रखा। अच्छा। दूसरी बात कि वो बड़े बड़े ये लोग हैं कि जिनको जन्म से लेके जब तक वहाँ अभी जिंदे है वहां तक इंग्लिश ही पढ़ाया गया, अपनी संस्कृति के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। और उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनको ये ज्ञान ही नहीं है, उनको ये बात का पता ही नहीं है कि वो भी कर सकते हैं कि एचएफ का पेशाब टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें, अपनी गौ माता का पेशाब एनालिसिस करें। आज का जो एजुकेशन है वो इस प्रकार का है कि वन साइड दिया जाता है। एक पार्ट है, समझ लो कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी का ही बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आपको और चीज में कभी किताब दी जाती नहीं है। तो आपका मूल विषय यह था कि एचएफ से श्वेत क्रांति, तो उस विषय में वो लोग थे कि जिसको सिर्फ सफेद चीज से दूध मान लेते थे। अच्छा। सफेद निकला थन में से तो वो दूध, और वो ये बात उनको पता थी, लेकिन उसको पढ़ाया ही वही गया था कि जिसके थन में से सफेद निकलता है वो दूध का मतलब अथर्ववेद में है। जिन लोगों को ये जानना है वो उसको जानना चाहिए कि दूध का मतलब क्या। अच्छा। दूध यानी कि जो सफेद पदार्थ किसी के थन में निकला वो दूध नहीं है। उसी वजह से श्वेत क्रांति ऐसी हुई। यदि गुणवत्ता के आधार पे बात होती, यदि उसके अनन्य विभागों में, अनन्य हिस्सों में बात होती, तो ऐसी श्वेत क्रांति नहीं होती, तो गो क्रांति होती। अच्छा। गलती हमारी है, हमारे ही लोग वहां है। जो भी पॉलिसी बनती है वो बनाने वाले को नहीं, आपका मूल रूप से कहना है कि देशी नस्ल की गौवंश में दुग्ध में जो औषधीय गुण होते हैं, हाँ, वो विदेशी नस्ल के गौवंश में नहीं होते है। वो तो आज अमेरिका बोल रहा है ना, मैं क्यों बोलूं? अच्छा। आज अमेरिका बोल रहा है, ब्राजील बोल रहा है, डेनमार्क बोल रहा है A1 A2। इसमें हमारी एक हाई कोर्ट में, गुजरात में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई है। हाँ। जो अमूल में दूध आता है वो क्या है? तो उसने बोला कि A2 है, A1 है, मतलब खाने लायक नहीं है। तो हमने वो भी बोला कि ये A1 का मतलब क्या? तो बोले कि नॉन न्यूट्रिटेड। अच्छा, नॉन न्यूट्रिशन। हाँ, ठीक है। तो फिर हमारी एक एप्लीकेशन वो लगाई हमने कि आप बोलो, लिखो इसमें नॉन न्यूट्रिटेड है, खाने लायक नहीं है। अच्छा। लिखो, क्यों जहर बेच रहे हो? यानी यही अंतर देशी नस्ल और विदेशी नस्ल में, जो हाँ। A1 और A2 का आपने अभी डिफाइन किया, यही देशी नस्ल और विदेशी नस्ल में केवल दूध में ये अंतर है या गोबर में और गोमूत्र में भी ये अंतर है? सही प्रश्न है आपका। HF जो होती है विदेशी नस्ल, उसके पेशाब मतलब इसके मूत्र में कोई न्यूट्रिशन होता ही नहीं है। आज तक कोई प्रमाणित नहीं हुआ, मेरे पास रिपोर्ट है उसके भी। और देसी अपनी नस्ल है, उसमें मैं बोला कम हूँ, उससे ज्यादा है। अच्छा।
माइनर न्यूट्रिशन में जाए, यदि हम मेन मुख्य रूप से मैं बोला था, आगे और भी बोल देता हूँ, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट, गोल्ड, एमोनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, जो मैं मुंह पे जानता हूँ, ये मेन मुख्य हुआ। उसके माइनर न्यूट्रिशन में जाए तो और विवरण हो सकता है। अच्छा। अभी और ज्यादा न्यूट्रिशन है, लाखों न्यूट्रिशन है, जिसका हम कभी एनालिसिस में उसका नाम भी नहीं पता कि इसको क्या बोला जाता है। सामान्य तौर पर सामान्य नागरिक जब गौवंश को देखता है, हाँ, तो एकाएक वो पहचान नहीं पाता है कि देशी नस्ल की गाय और विदेशी नस्ल की गाय में अंतर क्या है करके। इसका विवरण सामान्य आदमी समझ सके, इस दृष्टि से आप कुछ करेंगे? उसके लिए सबसे ज्यादा प्रचलित पॉइंट्स कुछ है, जो मेन पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि हमारे भारतीय गोवंश के ऊपर ये खुंद होना चाहिए। अच्छा, कुबड़ निकला होता हाँ, है। खुंद, हाँ, खुंद बोलते हैं उसको। हाँ, ये खुंद से पहचाना जाता है एक। लेकिन अब तो इसमें भी ज्यादा और विवरण में जाने की आवश्यकता ये हो गई है कि मिक्स हो गया तो खुंद भी आ गई। हाँ, मिक्सिंग में खुंद भी आई है कुछ कई जगह पे, कुछ नस्लों में। लेकिन उसके और पॉइंट्स है जो हम एनालिसिस बिना किए अपना 90% अंदाज सही लगा सकते हैं। उसकी आंख देखना, उसका थन देखना, उसकी आंख के ऊपर का कवर देखना, मुंह की लंबाई देखना, सींग की साइज देखना, सींग की दिशा देखना, पूंछ देखना, पीछे का हिस्सा देखना, चौड़ाई, पीछे से चौड़ाई, आगे से चपटी, ये सब देखना, उसके पैर देखना, उसकी जो हलन चलन की प्रक्रिया है वो देखना। और वही काम डीएनए में होता है। डीएनए टेस्ट करके वो बता सकते हैं। आप जो बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे वो डीएनए टेस्ट वाला बताएं। इतना गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे कभी। हाँ। शायद, क्योंकि मतलब, लेकिन 90% हमारा जो अनुभव है वंश परंपरागत, उसके आधार पे हम बोलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं निकलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से गौ संवर्धन के माध्यम से मानव संवर्धन, प्रकृति संवर्धन, कृषि संवर्धन, इस पर आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे तो उचित होगा। इसके ऊपर तो मनुष्य संवर्धन और कृषि संवर्धन, गौ संवर्धन, ये सब प्रकृति के मुख्य पॉइंट्स है, परस्पर पॉइंट है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो मूल तो गौ संवर्धन होगा। गाय की मूल्यवर्धित उपयोगिता के बारे में जब बात होगी, मैंने आपको बताया कि घर में छाछ कैसे यूज करना है, घर में दूध कैसे यूज करना है, तो ये जब घर में चालू हो गया तो समझ लो कि मनुष्य संवर्धन अपने आप हो गया। जैसे कि कुछ टिप्स और भी मैं बता देता हूँ आज आपके स्टूडियो के माध्यम से, कि किसी को इमरजेंसी निकलती है स्किन में, जैसे कि इमरजेंसी लाल लाल चाटे हो जाते हैं और बेचैनी हो जाती है, उसकी कोई दवाई ही नहीं है एलोपैथी में, सिर्फ एविल टेबलेट दे देते हैं, दर्द कम हो जाए, बाकी खत्म। तो इसमें 2 चम्मच अपनी देसी गाय का घी, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चीनी पाउडर, उसको दे दो, जीवन भर नहीं निकलेगा, जीवन भर, और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसी कई बातें हैं। ऐसे हमारे करीब चरक ऋषि ने 60 प्रकार के घी सिद्ध किया हुआ। घी के भी 60 प्रकार बताए। हाँ। अच्छा। शतावरी घृत बनता है, पुनर्नवा घृत बनता है, ज्योति स्मृति घृत बनता है, पंचगव्य घृत बनता है। अलग अलग मेडिसिन के रूप में 100% रिजल्ट है। आपका जो रिसर्च सेंटर है, आपकी जो प्रयोगशाला है, उसमें आप इस प्रकार के घृतों का भी उत्पादन करते हैं? करते हैं। अब और शतघृत है, किसी को सोरियासिस हो गया है, जिसकी दुनिया में दवा नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है सोरियासिस के, उसमें हमारी देसी गौ माता का 100 बार धोया हुआ घी लगाए, जीवन भर कभी नहीं होगा। बात यह है कि ये चीजों हमारे सामने आनी नहीं, प्रचलित नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समझ लो कि इनसे गौ संवर्धन हो गया कि नहीं होगा। किसी को भी एसिडिटी है, 1 ग्लास दूध देसी गाय का हल्का सा गुनगुना, उसमें 1-2 चम्मच देसी गाय का घी डालना है, सोते वक्त पी के सो जाना है, बात खत्म हो गई, उसी दिन एसिडिटी डाउन। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। इसमें घी बनाने की प्रक्रिया, कुछ लोग मलाई से निकाल के भी घी बनाते हैं, लोग मथ कर भी घी बनाते हैं। तो घी बनाने की कौन सी प्रक्रिया? मलाई से बनाया हुआ घी भी उतना सत्वीय गुणों से युक्त होता है? नहीं होता है मलाई से। मलाई एक टेक्निकल ऐसा है, अंग्रेजी टेक्निकल है मेरे हिसाब से। अच्छा, उतना जितना मक्खन से बना हुआ घी का रिजल्ट मिलता है, उतना मलाई से बना हुआ घी का रिजल्ट नहीं मिलता है।
और उसमें वो चीज भी दूध से निकल जाती है कि जो दूध में होनी चाहिए, अच्छा अच्छा, जो छाछ में जानी चाहिए। जो घी में, मक्खन में आने वाला पार्ट अलग हो जाता है मक्खन से, उसके बाद घी बनता है। और मशीन से ऐसा होता है कि कुछ फैट की कैलोरी ज्यादा ही बाहर आ निकल जाती है और ज्यादा घी निकलता है मशीन से जब निकालते हैं। विदर्भ के वातावरण में यहाँ के प्रकृति को देखते हुए किस नस्ल की गाय का पालन यहाँ के लोगों ने करना चाहिए? देखो, यहाँ की नस्ल की मैं पहले बात करूंगा, मैं वो जो प्रचार करूंगा मेरे मूल सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। पहली बात, मैं यहाँ की लोकल जो नस्ल है उसको सेट करने के लिए विनती करूंगा। यदि उसमें समस्या है, दूध कम है, फायदेमंद नहीं है, सेंसिटिव है, दूध नहीं निकालने देती है, परेशानी है, तो फिर आप किसी और नस्ल के ऊपर पसंदगी कर सकते हैं। लेकिन उसको दूसरी नस्ल को जब लाने का है तो उसी के तरीके से सेट करने की दृष्टि से लाना पड़ेगा। आजकल लोग सीधे गाय लाते हैं गुजरात से। मैंने आज ही एग्जांपल दिया है, इंटरनेट में डाला है कि कुछ लोग, पैसे वाले लोग लाए गाय, यहाँ लाई नागपुर में, फिर उसने जिद करके वहां से दूध वाली ही लाई, तो यहाँ आकर के क्लाइमेट बदला, मालिक बदला, खाना पीना बदला, वो जहाँ पैदा हुई है वहाँ उसके मालिक को पता है इसकी सिस्टम क्या है, यहाँ लाए उसको पता नहीं है, कंफ्यूजिंग हो गई। मालिक की भावना भी अच्छी थी, अच्छी तरह से केयर करो, वो देता था, उससे ये ज्यादा दे रहा है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो दोनों का मतभेद हो गया रहने में और केयर करने में। उसके बाद उस गौ माता ने दूध बंद कर दिया, ड्राई हो गई, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिला वही नहीं मिला। तो उसके बाद उसने कैलकुलेशन लिया मालिक ने कि 1 लाख की गाय आई, इतना खर्चा हो, यही सब करके तो ये तो हमारा घाटा हो जा रहा है। तो आजकल राजाओं को भी घाटा तो पसंद नहीं है, कितना भी बड़ा हो। तो उसने फिर क्या किया, ग्वाल को दे दिया फ्री में। ग्वाल के पास भी सुविधा नहीं थी तो उसने मंडी में दे दिया। मंडी के पास से कसाई लोगों ने खरीद लिया काटने के लिए। आज मैं देख के आया हूँ, वो 1.5 लाख की चीज है, वो काटने की नौबत पे खड़ी है अज्ञानता के हिसाब से। तो किसी और नस्ल को सेट करने के लिए उसके अनुरूप थोड़ा वो बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमने देशी गाय का ही पालन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा देशी गाय का ही पालन क्यों करना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा विस्तृत विवेचन कर देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। देसी गाय का सर, अभी तक जो बात हुई वो देसी गाय के बारे में ही हुई, क्यों करना चाहिए। देसी गाय का पालन करने से अब वही बात बार बार हम रिपीट करेंगे। एक तो कृषि के लिए फायदा है, कृषि में जो पैदावार होते हैं गोमूत्र और गोबर से, वो हमारे घर में यूज होता है, तो हम तेजस्वी और प्राणवान हो जाते हैं। देसी गाय के घी दूध से भी परिवार तेजस्वी और प्राणवान हो जाते हैं। देसी गाय जहां भी पेशाब करती है वहां वो पृथ्वी को कुछ न कुछ देती है, पृथ्वी को रसहीन होने नहीं देती है। वो भी जिंक, आयरन, कॉपर सब पृथ्वी में जाता है, वो रस के रूप में पृथ्वी भी लेती है। तो देसी गाय का पालन करना वो तो इतना महान है, इतना महत्व की है कि इसके विवरण करने में हमें 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। उसके मूल में 2-4 फायदे बता देता हूँ। 9 लक्ष की दाता हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, 9 लक्ष की दाता है। एक तो गाय आप रखते हैं तो आपके खेत का उत्पादन की कॉस्ट लो आ गई, ठीक है, तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत अपने आप हो गए। उसका घी दूध घर में यूज करते हो तो आप तेजस्वी हो गए, आपके वो खर्च भी बच गया। हाँ, आने वाली पीढ़ी भी तेजस्वी हो गई। तीसरी कि आपके पास पैसा होगा तो दुनिया आपको मानेगी। आपका इनकम का जो सोर्स है, मतलब खर्चा कम हो गया और इनकम बढ़ गई, तो समाज में आपका इज्जत बढ़ गई कि ये तो बड़ा पैसा वाला है। आप तेजस्वी होने की वजह से कोई भी युद्ध आसानी से लड़ सकते हो। गाय का घी दूध खाया है इसलिए तो आप विजयी बन गए। हमारे शास्त्रों के अनुसार गोपालन किया आपने तो आप मोक्ष के काबिल भी बन गए, तो ये लक्ष्य भी प्राप्त हो गया।
तो ऐसा करके गोपालन इसीलिए महत्व का है, देसी गाय का गोपालन, कि 9 लक्ष्य की दाता है गाय। सिर्फ समझना चाहिए। और ये सारा, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन इसका बहुत सारा विवरण मिलेगा आपको अथर्ववेद में, बहुत सारा। आप यह जो पूर्ण प्रकल्प चला रहे हैं, जिसमें गो संवर्धन भी है, जिसमें प्रकृति संवर्धन भी है, जिसमें कृषि संवर्धन भी है, और कुल मिलाकर के सभी मानव संसाधनों के संवर्धन के आप कार्य कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के आप किसी प्रकार की कार्यशाला, वर्कशॉप वगैरह का भी आयोजन करते हैं? हाँ, हम हर 2 महीने में एक प्रशिक्षण का वर्ग लगाते हैं। उसमें हम एक कॉलेज किराए पे रखते हैं, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। हमारी एक वेबसाइट है www.gircowcare.org, तो उसके माध्यम से हम ये सारा चलाते हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लड़के हैं मेरी मदद करते हैं। उसमें हम ये प्रशिक्षण देते हैं गाय के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। एक मैं कुछ पॉइंट, मुख्य पॉइंट बोलूँ। हाँ जी। उसकी समय व्यवस्था, दूध दोहन, बच्चा देने की व्यवस्था, ड्राई की व्यवस्था, बच्चे की व्यवस्था, फिर आएगा इसका इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल, और आगे जाके गोबर और गौमूत्र का कृषि में इस्तेमाल। तो इन पार्टों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिखा सकते हैं, इतना हम सिखाते हैं। और हमारे अंदर की भावना ये है कि आज के युवाओं को जो चीज़ नहीं पढ़ाई गई है, उस हम अंतरात्मा से ज़्यादा पढ़ाए, वही हमारी सोच है। और वही हम करते हैं। हर 2 महीने एक शिविर लगाते हैं। इसमें कोई भी देख सकता है। यूट्यूब में भी चैनल है हमारा, गिर गौ जतन संस्थान करके, और वेबसाइट है जैसे मैंने बताया कि www.gircowcare.org, उसमें जाके जानकारी कोई भी ले सकता है। और हम तो ओपनली कहते हैं कि हमारे भारतीय युवाओं को, भारतीय किसानों के चरणों में हम अपना ज्ञान रखने के लिए समर्पित है। बस लेने के लिए आ जाओ। सरकारी तौर पर आपके इस प्रशिक्षण में कुछ सरकारी अधिकारी भी कभी शामिल हुए हैं? हाँ, हमारे डॉक्टर्स लोग भी आते हैं, और बाहर के डॉक्टर्स लोग भी आते हैं, साइंटिस्ट लोग भी आते हैं। और मतलब हमें यदि कोई ज़रूरत है तो हम गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर से भी ऑन पेपर भी वो लोग हमें मदद करते हैं। और उस विषय में हमें संतुष्टि है कि लोग, साइंटिस्ट भी ये चीज़ सीखने आते हैं, जो अपना कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं गया है, वो हमारे पूर्वजों के पास पढ़ा है, और वो हमें गौ माता की कृपा से मिला है। तो हम भी पहले से संघ से जुड़े हैं। देश के प्रति हमारे दिल में भी बहुत सारी भावना है कि कुछ देना चाहिए। तो इसके माध्यम, इसके विचार से हम कोशिश कर रहे हैं देने की। कभी कभी सुनने में ऐसा आता है कि ब्राजील ने दुग्ध उत्पादन में जो क्रांति करी है, इसका मूल गिर से ही जुड़ा हुआ विषय है। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? इसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ, 1961 में ब्राजील वाले कृष्ण कुमार सिंह जी के पास से कुछ गाय ले गए थे, हमारे भावनगर के नरेश कृष्ण कुमार सिंह जी के पास। अच्छा। उसने पूरे विश्व में पहले रिसर्च किया था, फिर उसने गिर गाय को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उसके बाद उसके अंदर आज जो बात चल रही है, वो बात के साथ मैं 100% सहमत नहीं हूँ। दुनिया जो भी बोलती है, वो लोग जो 70 लीटर पे गाय को ले गए हैं, उसमें गारंटी के साथ कहता हूँ जेनेटिकली छेड़छाड़ की है उसने, वंश से छेड़छाड़ किया। और उनका गाय से माता का संबंध नहीं है। अच्छा, भोग की वस्तु। हाँ, उनका इनकम का ही संबंध है। किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले, दूध का, बीफ का, मांस का, बच्चों का, किसी भी तरह। तो इसकी वजह से उसने पूरी साइंटिस्टों की टीम लगा दी उसके पीछे। तो ऐसा किसी भी तरह छेड़छाड़ करके उन्होंने ये किया। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भारत के लिए अच्छा किया, गिर गौ माता के लिए अच्छा किया, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। तभी आज हमारे देश के लोग जागे, गुजरात के लोग जागे कि हमारे पास गिर गाय है। हमारे गुजरात को ईश्वर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसी चीज प्रदान की है। गिर गाय, लायन है, सिंह जिसको हम बोलते हैं, गिर के सिंह। एक कुत्ता है पतला,
लावर बोलते हैं उसको, एक ये घोड़ा है काठियावाड़ी, दुनिया में कहीं नहीं है, गिर गाय दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी 5 चीजें दी है तो हम उससे संतुष्ट है और पूरे दुनिया को कहते हैं कि ये चीज हमारी है, गिर गाय हमारी है। गुजरात ने नरेंद्र भाई भी तो दिया है। गुजरात ने तो बहुत कुछ दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र की सरकार ने एक निर्णय लिया है, जी गोवंश वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। जी, आप इसको किस दृष्टि से लेंगे? नहीं, मैं उसको अच्छी दृष्टि से मानता हूँ, अच्छा किया है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ और बहुत आदर करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस के पीए से भी मेरी बात होती रहती है और वो सब लोग अच्छी तरह से ये केयर कर रहे हैं और अच्छा किया है, मैं उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन ये एक पॉइंट हुआ, 2 पहलू है, एक सरकार है और एक आम जनता है। अब सरकार आगे चली बंद करने के लिए, तो आम जनता को उसके मूल्यवर्धित उपयोगिता का प्रशिक्षण आवश्यक है, ज्ञान आदान प्रदान करना चाहिए और इस्तेमाल का तरीका जानकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तभी गाय बचेगी। अकेली सरकार क्या करेगी? मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक नागरिक, भारत के नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है। और मैं तो ऐसे मरीजों को ठीक किया है कि जिनको गले का कैंसर है, डॉक्टर बोल दिया कि निकालना पड़ेगा, वो मरीज आज मेरा जब प्रशिक्षण होता है तो खुर्ची बुर्ची लगा के अपने खर्चे से कर देता है, मुझे तो सिर्फ बोलना ही है। गौ अनुसंधान बड़े प्रमाण में यहाँ हमारे नागपुर के पास में देवलापार स्थान है, वहाँ पर भी गौ अनुसंधान का बड़े प्रमाण में कार्य हुआ है। कुछ औषधियों का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट हुआ है करके, इसलिए विश्व ने भी इस बात को स्वीकृत किया है। आप भी यह कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से इस विषय पर अगर विदर्भ के किसानों की दृष्टि से आप कुछ प्रकल्प कर सके तो शायद विदर्भ के किसानों के लिए अच्छा मौका होगा। मैं आपकी बात को सदर स्वीकार करता हूँ, आपने जो आमंत्रण दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी एक किराए के घर में रहने वाला किसान हूँ। मैं इतना कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता कि मैं खुद यहाँ आके कुछ करूँ, लेकिन मैं आपको और पूरे विदर्भ को, पूरे नागपुर को, पूरे महाराष्ट्र को मैं कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, और कहीं पर भी ऐसी जानकारी की जरूरत रहेगी आप लोग बोलिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, या तो यहाँ से वहाँ लोगों को लाइए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र हमसे जुदा नहीं है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही थे, पहले महागुजरात राज्य था, उसमें से महाराष्ट्र, मतलब हम भारतीय हैं, भाई भाई बन के रहने वाले, और मैं तो दिल खोल के सिखाने के लिए तैयार हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि मेरे प्रशिक्षण में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा, और सब लोग आईटी के इंजीनियर ही होते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे। गौ व्यवस्थापन, गौ संवर्धन और गौवंश के साथ में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो, हम लोग अभी तक मनुष्य के व्यवहार पर ही चर्चा करते रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी संस्कृति ने गाय को माता माना है। जितना हम लोग अपने माता की तरफ ध्यान देता है, उतना ध्यान अगर हम गौवंश पर दें तो हमारा स्वास्थ्य भी समृद्ध होगा, हमारी प्रकृति भी समृद्ध होगी, हमारी कृषि भी समृद्ध होगी। और जब प्रकृति, मनुष्य और कृषि तीनों समृद्ध हो जाएगी तो इस देश को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। समृद्धि के इस विचार को आप गुजरात की धरती से प्रसारित कर रहे हैं, मैं आपका शत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने आपके नागपुर दौरे में आज इस UCN चैनल में अपनी मुलाकात दी। मैं इस चैनल की ओर से भी आपका अभिनंदन भी करता हूं, आपका आभार भी मानता हूं, और देश आपके विचारों को स्वीकृत करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, ऐसी सारे दर्शकों से अपेक्षा भी करता हूँ। बहुत आनंद मिला और मुझे भी इतना सम्मान मिला एक किराए में रहने वाले किसान को, तो ये भी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और ऐसा सोचा भी नहीं था। और मैं पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत के किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि दिल से एक बार गौ माता के गोमूत्र के बारे में सिर्फ सोच ले, अपने आने वाले संतानों के बारे में सोच ले, ज़्यादा ना करे तो सही, लेकिन उसके परिवार में जो इस्तेमाल हो रहा है उतना एक बार कर ले, वो किसान जिंदगी में केमिकल नहीं यूज करेगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रयोग कहते हैं। मैं तो गौ माता का दास हूँ और दास बन के जन्मा हूँ और दास बन के ही मरना चाहता हूँ, बस। धन्यवाद आपका।